दोस्तों इस बार जो जेई का पेपर हुआ था ना फैब अटेम्प्ट का, उसके अंदर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन सर आइजैक न्यूटन को बोलते कि सर एक बार आप इस पेपर को अटेम्प्ट करिए ना, तो हो सकता है सर उन क्वेश्चंस को छोड़ देते या फिर पेपर के बीच में उठ के ही बाहर निकल आते और अथॉरिटीज़ को बोलते कि भाई मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते? माना हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, सर आइजैक न्यूटन आएंगे ही क्यों जेई का पेपर देने, लेकिन इफ इन केस आते तो वैसा क्यों करते? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और ये एक नई सीरीज है जहां पे अपन क्लासिकल से क्वांटम की साइड की जर्नी तय करेंगे और अपन जिस टॉपिक को अपने साथ लेके चल रहे हैं वो है लाइट। लाइट दोस्तों एक ऐसा फिनोमेना है जो 2, 2.5, 3 हजार सालों से, मतलब जब से इंसान इस धरती पे है तब से कहीं ना कहीं उसको फैसिनेट करता रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े माइंड्स ने उसको पढ़ने की कोशिश करी है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, ज्ञाताओं ने उसको जानने की, विद्वानों ने उसको पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, जैसे जैसे मैथ्स साइंस के अंदर आने लगी, जैसे जैसे एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटीज बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, हमने लाइट को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करी। तो अगर सर आइजैक न्यूटन की मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स इनका भी एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। इनने भी लाइट के ऊपर काफी कंट्रीब्यूट किया। पहले मैं बता दूं दोस्तों कि सर आइजैक न्यूटन ने जो लाइट के ऊपर अपनी बुक लिखी जिसका नाम ऑप्टिक्स है, वो 3 बार रिवाइज हुई और वो बुक जब पब्लिश हुई वो एक इंसान के मरने के बाद पब्लिश हुई। क्यों? क्योंकि आइजैक न्यूटन सर क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से ले नहीं पा रहे थे। मैं इस बंदे की बातें नहीं रखना चाहता, तो एटलीस्ट ये चला जाए इस फील्ड के बाहर या धरती के बाहर, तो ही मैं मेरी बुक निकालूंगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। और उस पर्टिकुलर इंसान का नाम था रॉबर्ट हुक। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। आज अपन सिर्फ सर आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ लाइट, वो था यह बताना कि जो कलर है वो इंटरेक्शन के कारण, मॉडिफिकेशन के कारण नहीं है, कलर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ये कि जब कोई सूरज की रोशनी प्रिज्म के थ्रू पास करवाएगा तो वो जो अलग अलग रंग हमें दिखते हैं, जो अपन कहते हैं ना कि लाइट बिखर गई, स्पेक्ट्रम अपने को जो लाइट का मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि प्रिज्म के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो इस सफेद रोशनी के साथ इंटरेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हो। नहीं, सर आइजैक न्यूटन ने ये प्रूव कर दिया था दोस्तों कि ये सारे कलर इस व्हाइट लाइट में भी हैं। बस हो ये रहा है कि जो प्रिज्म है वो उनको अलग कर दे रहा है। कैसे कर दे रहा है, क्यों कर दे रहा है, बाद की बात है। लेकिन ऑप्टिक्स जो बुक उनने लिखी दोस्तों, उसके अंदर इतने डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, इतने तो 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो अपने बोर्ड के लिए भी नहीं लिखते। एकदम एक एक स्टेप, एक एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हर एक केस को एक्सप्लेन किया है। ऑप्टिक्स जो किताब है सर आइजैक न्यूटन की, वो एक एक्सपेरिमेंटल थीसिस मान लो, जिसके अंदर खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, उनके रिजल्ट्स को डिस्कस किया गया। डिस्कशन लास्ट में होता है, पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव कर दिया कि रोशनी में जो रंग है वो उसके अंदर ही है। बस वो ऐसा है कि जब वो इस प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है सफेद रोशनी तो वो रंगों में बिखर रही है। फिर दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था सर आइजैक न्यूटन का, वो था टेलीस्कोप का। अपन जब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं ना दोस्तों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लास 12th एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और फिर बताते हैं भाई इनका अपर्चर का साइज है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, सब बातें करते हैं मैग्निफिकेशन वगैरह की। आइजैक न्यूटन सर ने बोला कि अगर प्रिज्म के थ्रू जब लाइट जा रही है और वो रंगों में बिखर रही है, तो जो मेरा लेंस है उस लेंस के जो किनारे हैं अगर वो छोटे छोटे प्रिज्म के जैसे एक्ट करने लग गए तो वहां पे भी तो लाइट बिखरेगी। और बात सच है दोस्तों, बात इतनी सच है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती थी उस वक्त के, जो टेलीस्कोप्स एग्जिस्ट करते थे, वहां पे एक लिमिट आ जाती थी इन रंगों के बिखरने के कारण। जो इमेज बनती थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं बनती थी, यानी एक लिमिट ये आ गई, मैं कह सकता हूं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ गया। लेकिन उसको सही कैसे किया जाए, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं मिरर यूज करूं, एंड देन ही गेव द वर्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। आज की दुनिया में जितने भी टेलीस्कोप्स अपन यूज करते हैं, जो एडवांस टेलीस्कोप्स अपन यूज करते हैं, वो सारे सर आइजैक न्यूटन के न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ही मॉडिफिकेशन है, उसका ही इम्प्रोवाइजेशन है, उसी के ऊपर बिल्ड करे गए हैं। बहुत बढ़िया बात है। इतनी बड़ी बात है दोस्तों टेलीस्कोप वाली कि जो रॉयल सोसाइटी है उसकी फेलोशिप मिल गई थी उनको, जब उन्हें बताया था कि भाई मैंने एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना लिया, यानी एक टेलीस्कोप बनाया, पूरी दुनिया को बताया और रॉयल सोसाइटी ने उनको मेंबरशिप दे दी कि बिल्कुल आप आइए, बी पार्ट ऑफ अस। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन यह भी है कि सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी भी प्रपोज करी लाइट को डिस्कस करने के लिए कि आखिर ये फिनोमिना है क्या। उनने जो थ्योरी दी वो
कोर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है, जानी जाती है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के कुछ फिनोमेनाज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कलर एंड डिफ्रैक्शन। ये 4 फिनोमेना है रोशनी के। अगर इन 4 फिनोमेना को मेरी थ्योरी सही से प्रूव कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस थ्योरी को पूरी दुनिया मान लेगी। लेकिन अगर उस थ्योरी को प्रपोज करने वाले सर आइजैक न्यूटन है, जिसने ऑलरेडी अपनी एक बुक छाप दी है जिसके अंदर दुनिया को उन्हें कैलकुलस जैसा एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सोना इतना बड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं आपकी औकात इतनी बड़ी हो गई है कि आप जो बोलोगे आधी जनता तो उसको ऑन द वर्ड ऑफ माउथ ही मान लेगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ आइजैक न्यूटन सर के साथ भी था, वो अपन एक्सप्लोर करेंगे आगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव किया। सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि भाई जो लाइट है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो उन पार्टिकल के जो मूवमेंट को मैं ऐसे देख सकता हूं कि भाई जैसे कि पार्टिकल आए, दीवार पे टकराए, दीवार पे टकरा के जैसे बॉल निकलती है, वैसे ही अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे वो पार्टिकल टकरा के निकल जाएंगे। जो आइजैक न्यूटन सर की थ्योरी थी, जो उन्हें प्रपोज किया एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों की बात ध्यान रखी, जैसे कि जो मटेरियल है वो एकदम स्मूथ नहीं होगा, उसके अंदर पोर्स भी होते हैं, पोर्स के अंदर की जो एरिया उसमें से भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो सकता है, पार्टिकल ईथर से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल मटेरियल माना जाता था जो कि पूरे ब्रह्मांड को भर के रखता है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, लेकिन उनने इन दी नटशेल एक बात बोली, भाई इलास्टिक कोलिजन है, एक बॉल है, मैं उसको ओब्लिकली एक दीवार पे फेंकूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, और ऐसा ही कुछ ने प्रपोज कर दिया और बात सबने मान ली। अब दूसरी बात आई रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन दोस्तों वो फिनोमेना है कि जब मैं चम्मच को पानी में डालता हूं ना तो चम्मच टेढ़ी दिखती है। इसका मतलब यह है कि जो रोशनी आ रही है जब वो हवा से पानी में जा रही है तो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। अब ये बेंडिंग क्यों हो रही है? भाई पार्टिकल दीवार के भिड़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गया, समझ में आता है। अब ये बताइए कि वो बेंड क्यों होगी अगर वो दूसरे मीडियम में रोशनी जा रही है तो? सर आइजैक न्यूटन ने बोला वेरी सिंपल, जब रोशनी आ रही है तो उसमें वो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पे जो इंटरफेस के पास का मीडियम है वो फोर्स लगा रहा है, एक ऐसा फोर्स लगा रहा है जो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ा देगा। यानी इसको मैं सिंपल तरीके से देखूं तो ये मान लो कि जब एक पर्टिकुलर मीडियम में, हवा में या जो भी मीडियम उसमें अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसके चारों तरफ सेम मीडियम है, यानी जो फोर्स लग रहा है वो हर तरफ से ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, तो वो जो रोशनी का रास्ता है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं किसी दूसरे मीडियम के पास जाता हूं तो एक तरफ से फोर्स अगर ज्यादा लगने लग गया तो जो रोशनी आ रही है वो बेंड होके नीचे जाना चाहेगी, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और इसी को यूज करके सर आइजैक न्यूटन ने बोल दिया कि हेंस वी कैन सी कि भाई जो लाइट है वो बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं रोशनी के उन पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ गई तो जो पार्टिकल है उसको बेंड होके नीचे की साइड जाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं हवा से पानी में जा रहा हूं तो जो लाइट है, जो फिनोमेना है जिसको मैं लाइट कहता हूं, उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन आगे जाके बात प्रूव हुई कि नहीं, लाइट की जो वेलोसिटी है वो मीडियम में कम हो जाती है। बट उस वक्त कोई ऐसा ठोस सेटअप नहीं था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो ये चीज को मेजर कर सके। यानी इस आर्ग्यूमेंट को कोई भी किसी भी तरीके से नकार सकता था क्योंकि कोई मेजरमेंट की टेक्निक नहीं थी कि स्पीड ऑफ लाइट मेजर कैसे करोगे। ये वही टाइम था दोस्तों जब वेव थ्योरी भी प्रपोज हुई थी। हाइगन्स ने प्रपोज किया था वेव नेचर लाइट का, एंड ही ट्राइड टू प्रूव द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद द वेव नेचर। बट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव नेचर अगर सही था तो जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए थी। तो अगर एक साइड एक महारथी, एक महाविदूषक सर आइजैक न्यूटन खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट तो बढ़ेगी भाई, और दूसरी तरफ हाइगन्स हैं जिनको लोग ठीक है मानते हैं, इज्जत देते हैं, बट न्यूटन के सामने वो बहुत छोटे हैं, तो उस केस में उनकी बात दब गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि रोशनी जो है उसकी स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, बट हाल फिलहाल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी एक्सप्लेन हो गया। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करके सर आइजैक न्यूटन तो इतने खुश हुए थे, उनको लगा था कि उनकी एक फिनोमिनल एक्सप्लेनेशन है, और उनने इसको बोला था कि बस ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना ये बेस्ट पॉसिबल है, इससे सारे के सारे डाउट्स मैंने दबा दिए। लेकिन दोस्तों अभी तो 2 ही पॉइंट हुए, पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 है कि जब ये लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो ये कलर्स में क्यों बिखरी? अब इसको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा भाई। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने काफी इसको प्रूव कर दिया था कि बिखरती है, क्यों बिखर रही है। उसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स के जो पार्टिकल है इनका साइज शेप अलग अलग होता है।
साइज और शेप अलग होने के कारण, यानी इसको ऐसे समझो, लाल रंग जिस पार्टिकल के कारण आ रहा है उसका साइज और शेप दूसरा है, जो वायलेट कलर का पार्टिकल है उसका साइज और शेप अलग है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है, ऑरेंज का अलग है, सबका अलग अलग साइज और शेप है पार्टिकल्स का। यानी जब वो पार्टिकल इस मटेरियल के थ्रू पास हो रहे हैं तो जब उन पे फोर्स लग रहा है, जब उन पे इंपिटस लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर अपन अप्रोच लगा के उसको देखना चाहें तो ऐसा होगा कि भाई सिंस फोर्स है, इंपिटस है, मोमेंटम है और पार्टिकल का साइज अलग है तो डिफ्लेक्शन भी वेरी करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरिंग डिफ्लेक्शन, ये जो पार्टिकल्स हैं जब दूसरी साइड से बाहर निकल रहे हैं तो अलग अलग एंगल पे निकल रहे हैं। एक का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, एक का डिफ्लेक्शन कम हुआ, जिसका ज्यादा हो गया वो नीचे की साइड निकल गया, जिसका कम हुआ वो थोड़ा सीधे की साइड निकल गया और सारे रंग बिखर गए। अब यहां पे उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया ना, उस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम थी। उस फॉर्मूले में यह प्रॉब्लम थी कि जो ये पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल की स्पीड इनकी साइज पे डिपेंड कर रही थी, और अगर सेम मीडियम में रखा जाए तो ये माना जा रहा था कि अगर मीडियम सेम है तो अलग अलग पार्टिकल की, यानी अलग अलग रंग की अलग अलग स्पीड होगी। इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त की हेल्प भी ली थी दोस्तों, कि भाई जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करी जाए तो जब कोई रोशनी किसी ग्रह के पीछे से या सूरज के पीछे से जब कोई रोशनी आ रही हो या इक्लिप्स के बाद की जब कोई रोशनी आ रही हो, तो एज पर दी कैलकुलेशन फ्रॉम सर आइजैक न्यूटन हमें सबसे पहले वो रोशनी दिखेगी जो सबसे तेज आ रही है और फिर वो दिखेगी जो सबसे बाद में आ रही है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया था और कहीं ना कहीं उनको लगा था कि ये कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस है। बट देन वो बात उससे आगे नहीं बढ़ी और लोगों ने ये बात यहां तक तो मान ली थी, ठीक है भाई, अलग अलग रंग के जो पार्टिकल है उनका अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, दैट्स व्हाई जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग है। अब आखिरी फिनोमेना आता है दोस्तों, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दोस्तों कुछ ऐसा है कि जितना छोटा मैं साइज करता जाऊंगा ओपनिंग का या छोटा साइज करता जाऊंगा ऑब्स्टिकल का, जो रोशनी आती है वो उतनी ज्यादा फैल जाती है। अब सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि यार बाकी तीन तो मैं प्रूव कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? इसके उन्होंने बोला कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इंपिटस लगाता है इन पार्टिकल्स पे, और कहां लगता है वो? पेरिफेरी पे, एजेस पे, और उसके कारण ये बिखर जाते हैं। बट देन ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव दैट कैलकुलेशन, और वो उसको कन्विंसिंगली लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाए। तो डिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं सर आइजैक न्यूटन जो है उसको अच्छे से अपनी थ्योरी में नहीं एडजस्ट कर पाए। सबसे बड़ी बात, आइजैक न्यूटन सर जो हैं उन्होंने काफी बड़े टाइम तक अपनी लाइफ में केमिस्ट्री के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया, और एक तो ऐसा पॉइंट आ गया था जब उन्होंने ये भी बोल दिया था कि इजंट इट पॉसिबल कि मैटर लाइट में कन्वर्ट हो जाए, लाइट मैटर में कन्वर्ट हो जाए। उनको क्या पता था आगे जाके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन मैटर को लाइट में, लाइट को मैटर में कन्वर्ट कर ही डालेंगे इन द टर्म्स ऑफ E = mc²। लेकिन उस तरीके से बात नहीं कर रहे थे सर आइजैक न्यूटन। बट देन समवेयर ही माइट हैव प्रोफेस्ड, उन्हें पहले बोल दिया था कि हाँ भाई मैटर और लाइट में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें अपन ने देखा सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में। उनने जो कुछ चीजें प्रपोज करी, जिसमें से जो प्रिज्म का फिनोमेना है दैट स्टैंड्स ट्रू, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है दैट इज स्टिल वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन जहां पे उन्हें कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कलर की बात करी, नेचर की बात करी, वो सारी चीजें थी जो थी उसके लिए इतने सारे वेव नेचर को प्रपोज करने वाली, इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए आगे आने वाले 150 सालों में, कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं एक बार के लिए मान ली गई कि नहीं, जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं वेव है। बट देन हु न्यू कि आने वाले टाइम में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से फोटोन ले आएंगे, फिर से पार्टिकल नेचर को ले आएंगे, और फिर क्वांटम फिजिक्स आएगी जो पार्टिकल और वेव दोनों को मिला के ड्युअलिटी दे देगी। दोस्तों ये पहला लेक्चर है इस सीरीज का। इन दिस सीरीज वील बी एक्सप्लोरिंग ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।